Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all the participants of this session. The topic or subject of this session is how to prepare for CAP 9 audit and assurance. Let me introduce myself first of all. मेरा नाम यासिर सज्जाद है. मैं आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बल्कि मैं FCA हूँ, मतलब कि मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया हूँ और 2003 में मैंने क्वालिफाई किया था और सिंस 2003 अभी 2020 तक मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, सर्विस सेक्टर में भी रहा हूँ, जॉब में भी रहा हूँ और अभी भी मैं एक ऑडिट फर्म का पार्टनर हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड. और इसके साथ ही फॉर्चुनेटली एक मेरा पैशन भी था और अल्लाह पाक की तरफ से भी हुआ कि मैं कंटिन्यूसली टीचिंग के साथ इंगेज हूँ. आई हैव टॉट BBAs, MBAs, CAs, ACCAs. मेरी आर्टिकल चूँकि लाहौर से थी तो मैंने लाहौर में कैप्स, आपने शायद आप कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड प्रोफेशनल स्टडीज़, नवीद साहब का, वहाँ मैंने टीच किया है. सियालकोट में मेरी जॉब थी तो मैंने स्कैन्स सियालकोट में टीच किया है. इस्लामाबाद में मैं हूँ, इस्लामाबाद स्कैन्स इस्लामाबाद का आई हैव बिन वाइस प्रिंसिपल फॉर अबाउट 4 years. उसके बाद पैक में मैंने तकरीबन 2-2.5 साल जहाँ पे टीच किया है एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर. और राइट नाउ अब हमने अपना ये वेंचर लॉन्च किया CA ब्रांड्स पाकिस्तान, तो यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी सर्विस अपने बच्चों को दें. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था. आप लोग हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि आप सबसे इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन लो, तो जस्ट मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सब CA के वो स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह कैप 9 तक पहुँच चुके हैं और आपको शायद इसमें से थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिसे आप समझने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. सो विदाउट लूजिंग एनी फर्दर टाइम अननेसेसरीली हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. तो हमारे सेशन का जो तरीका होगा, मैंने इसकी कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की क्योंकि जनरली आई एम नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन और वैसे भी हमारे प्रोफेशन में प्रेजेंटेशन नहीं चलती. एक दूसरे को समझाना, पूरी डिटेल से समझाना और दूसरे को इस एनेबल करना कि उन चीज़ों को समझे और उसे अप्लाई करे. हमारे प्रोफेशन की जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो ये हैं. तो बेसिकली हम बजाय प्रेजेंटेशन के ज़्यादातर एक्सप्लेनेशंस पे रिलाई करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पे. तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल बनाई है, हम वर्ड फाइल को बेस करेंगे और जहाँ पे ज़रूरी हुआ रेलिवेंट जो दूसरी सब्सिडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं ओपन करता जाऊँगा और आपसे मैं डिस्कस करता जाऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले एक समरी है 13-14 पॉइंट्स की जो कि समअप करती है उस पूरे सेशन को जो कि आज हम कंडक्ट करेंगे. तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ. पहला पॉइंट आपको नज़र दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ. जी, इट्स अ समरी. समरी का पॉइंट नंबर 1. जी, समरी का पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है. एप्रीहेंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और अप्लाइड. तो मैं इसे इस तरह कोई जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, हम इसे गपशप करेंगे, डिस्कस करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे ख्याल में आप लोगों को किस तरह से सब्जेक्ट को समझना चाहिए. तो जब अभी माशाल्लाह आप कैप 9 तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली आप कैप 1 से लेके कैप 8 तक आपने कुछ सब्जेक्ट शायद आपके रहते हो, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट आप पढ़ते हुए पहुंचे हो और आपको थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस भी होगा और आप इस चीज़ को समझते होगे कि बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं ज़िंदगी में और पर्टिकुलरली CA में, वो 3 टाइप्स के होते हैं. थ्योरेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं और अप्लाइड होते हैं. थ्योरेटिकल का मतलब है कि उसमें प्योरली थ्योरी होती है. आप उस थ्योरी को समझते हैं, याद भी करते हैं और फिर आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उस थ्योरी से रेलिवेंट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपका इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में आपको कहा जाता है जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके क्या अजम्पशंस हैं, एटसेट्रा. आप उसे पढ़ते हैं और आप उसे एक्सप्लेन कर देते हैं. प्रॉब्लम आपको सिर्फ ये आती है कि उसमें वो कहता है मुझे ग्राफ बना के दिखाएं, मुझे इसे किसी और तरह प्रेजेंट करके दिखाएं, मुझे इसका कोई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट एग्जांपल बना के दिखाएं. तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप वो भी बना लेते हैं. तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, जिसमें आपने थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी को रिप्रोड्यूस करना है एग्जामिनर के सामने या लोगों के सामने. दूसरी किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें आपने एक कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाती है और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. और ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये जनरली मिक्स होते हैं थ्योरी का और न्यूमेरिकल का. आप इसे कह सकते हैं थ्योरेटिकल कम न्यूमेरिकल. फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग है,
आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने ये समझना है कि डबल एंट्री क्या होती है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना है, आपने लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह को समझना है, और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये एक ट्रायल बैलेंस है कंपनी का या एक बिजनेस का, यहाँ से मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें। प्लस इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। आपको कहा जाता है कि जनाब ये आप ये बताएं कि अकाउंटिंग के मीनिंग्स क्या हैं, या आप ये बताएं कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का बेसिकली मतलब क्या होता है, या इस तरह के क्वेश्चन। और इसमें किसी हद तक अप्लाइड भी नॉलेज भी आ जाता है कि वो आपको बताता है कि जनाब, और वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है अकाउंटिंग में, तो वो आपको बताता है कि जनाब एक बिजनेस है, उसने ये डिस्क्लोजर दिया है, और अब आप ये बताएं कि इस डिस्क्लोजर में क्या खामी है। अब वो खामियां आपको ऐसे पता चलती हैं कि आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS पढ़ते हैं, वहाँ आपने पढ़े होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि जनाब इस तरह का डिस्क्लोजर देना है तो उसमें कम से कम ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। अब आपको एग्जाम में जो डिस्क्लोजर दिया जाता है वो उसे पढ़ते हैं और आप अपना आइडिया देते हैं कि जनाब IFRS कहता है कि इसमें ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपने जो दिया है उसमें नहीं है, तो इसमें ये गलती है। आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं और आप उससे बता देते हैं कि आपने ये गलती की है, इसे ठीक करें। और तीसरी किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं जो अप्लाइड होते हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं होते बल्कि ना होने के बराबर होते हैं, और थ्योरी होती है। और लेकिन थ्योरी में भी वो जनरली आपसे डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछता कि आप बता दें कि ऑडिट क्या होता है, आप ये बता दें कि जना मटेरियलिटी का क्या मतलब है। जनरली वो बहुत ही कम इस पे जाता है। वो आपको ये एक सिनेरियो देता है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में एक इशू बताता है, और आपको ये कहता है कि अब आप ये बताएं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते और आप एक्सपर्ट होते IFRS के भी, ऑडिटिंग के भी, अकाउंटिंग के भी, लॉ के भी, तो आप मुझे बताएं कि इस चीज़ को जब आप देखने जाते तो आप इसमें इसे किस तरह वेरीफाई करते हैं, इसमें क्या क्या गलतियां निकालते, और इसमें क्या सजेस्ट करते हैं कि इसे कैसे ठीक होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे वो आपसे प्योर थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो बड़े बहुत कम करता है। ज़्यादातर वो आपको आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को टेस्ट करता है। तो ये तीन तरह के सब्जेक्ट हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑडिट के बारे में कि ऑडिट इनमें से कहाँ फॉल करता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं सिंपली बता दूं कि ऑडिट जो है वो बेसिकली अप्लाइड सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं बताना होती। आपको अपनी थ्योरी और अपने नॉलेज की बेस पे एक सिनेरियो को एक्सप्लेन करना होता है कि इस सिनेरियो में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा जी, आगे गो थ्रू सिलेबस, टेबल ऑफ कंटेंट, स्टडी टेक्स्ट। आपने ये देख लिया, आपने कैफ 8 तक पढ़ लिया, आप कैफ 9 में आए, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपने इस सब्जेक्ट को शुरू करना है, आपकी क्लास शुरू होने वाली है, तो आप सबसे पहले टीचर से क्या पूछेंगे कि सर मुझे बताएं कि सब्जेक्ट की टाइप क्या है, जो मैंने ऊपर बता दिया। टीचर आपको बताएगा ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बेस पे एक सिनेरियो आएगा और उसमें आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस सिनेरियो में अगर मैं होता तो मैं इस चीज मसले को कैसे हल। अच्छा, आप टीचर ने आपको बता दिया है, अब आपको किताब पढ़नी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है और मैंने उस किताब में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको फिर अपना सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि ऑडिट तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट है। आपको देखना है कि कैफ 9 लेवल पे मैंने ऑडिट में क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ मेरे सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको आई कैफ की वेबसाइट से मिल जाता है, आपने उसे पढ़ लेना है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उस सब्जेक्ट की, आप उसे खोलें और उसे पढ़ें कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। जनरली सिलेबस जो होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है, 7-8 पेजेस पे उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन की होती हैं। लेकिन जब आप टेबल ऑफ कंटेंट खोलते हैं अपने स्टडी टेक्स्ट का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12-13-14 चैप्टर्स होते हैं। वो जो 6-7 पेजेस का सिलेबस होता है उसने उसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में कवर कर दिया होता है, जो सब टॉपिक्स में कवर या उसके चैप्टर्स में कवर कर दिया होता है, और चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 होते हैं। तो अगर आप 13-14 चैप्टर पढ़ें, उनकी हेडिंग पढ़ें, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि मैंने क्या कुछ पढ़ना है। अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आप उसमें इस कदर वो डिटेल में जाता है कि आपको आइडिया नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिलेबस का मतलब क्या है। तो आप स्टडी टेक्स्ट का कंटेंट पढ़ें, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ें, वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है। फिर आप सिलेबस को जाके पढ़ें। अब जब आपने टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा होगा और आप सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया में हो मिलना शुरू हो जाएगा कि ये जो सिलेबस के अंदर ये 40-50 किस्म की चीज़ें लिखी हैं, इनमें से कौन सी चीज़ हमारे स्टडी टेक्स्ट में कौन से चैप्टर में कवर्ड है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसे बिल्कुल रट्टा लगा लें या याद कर लें और पूरी तरह बहुत डेप्थ में जाके देखें और समझें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक आइडिया लेना है कि मेरे स्टडी टेक्स्ट के कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर में जनरली वो कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रहा है बज़ाहिर, और सिलेबस के अंदर कौन कौन सी जो लाइन है वो तकरीबन या बज़ाहिर कौन से चैप्टर में कवर हो रही है।
एंड आई कैप सिलेबस एंड मार्किंग प्लान, और अगर टाइम मिले तो आई कैप ने एक छोटा सा मार्किंग प्लान भी दिया है, उसे भी देख लें। अच्छा, आप लोग याद रखो कि अभी मैं आपको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जनाब सीए का कोई भी सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग ऑडिट, तो आपने उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो पहले आपने देख लिया सब्जेक्ट की टाइप, आपको आइडिया हो गया, फिर आपने उसका सिलेबस देखा, उसके स्टडी टेक्स्ट का टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया, थोड़ा सा और आइडिया हो गया। अब सब डिवाइड द सिलेबस इनटू ग्रुप्स। जो आपका सिलेबस है, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके स्टडी टेक्स्ट में 15 चैप्टर्स हैं, तो 15 चैप्टर मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, लेकिन इन टॉपिक्स का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो। बाद सब्जेक्ट में इसका ताल्लुक डायरेक्टली नहीं बनता, वो टॉपिक टू टॉपिक जंप करता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर मैं हूँ तो मैं इसे दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने पहला टॉपिक ना समझा तो अगले पे नहीं जाएंगे। मतलब बेसिकली जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि डिमांड एंड सप्लाई इज द बेस ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब है जब आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे तो आप आगे जाके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझ सकते हैं या किसी और चीज़ को समझ सकते हैं। तो देर इज ए लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स। तो आपने अपने सिलेबस को टॉपिक में डिवाइड करना है, फिर हर टॉपिक को एक ऑर्डर में देना है, अपने आप को बताना है, समझाना है कि भाई मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक करूंगा, फिर उसके बाद इस टॉपिक का ताल्लुक किस टॉपिक से है, वहां से मैं कैसे जाऊंगा। तो एक लॉजिकल ऑर्डर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। आपने वो ऑर्डर अपने पास बना लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अप्रीहेंड एंड एनालाइज द कॉन्सेप्ट दैट ईच ग्रुप ऑफ चैप्टर्स एक्सप्लेन। अब आपने जो हेडिंग बना ली, आपने ग्रुप्स बना लिए चैप्टर्स के, तो छोटी सी समरी अपने सामने लिख लेंगे। जो पहला ग्रुप है 3 चैप्टर्स का, इसमें बेसिकली मैं क्या कवर करूँ। अभी मैं जब ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आपने समझ लेना है कि मैंने जो ग्रुप्स बनाए हैं इसमें कौन सा ग्रुप कौन से टॉपिक को या कौन से कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे जाते हैं जनाब हम जब पॉइंट नंबर 5, ऑब्जर्व स्पेसिफिक टर्म यूज्ड इन स्टडी टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल। आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपने अभी तक ऑब्जर्व भी किया होगा, और ये जनरल प्रैक्टिस भी है कि हर सब्जेक्ट कुछ चीज़ों को अपने लिहाज से एक्सप्लेन करता है। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी वर्डिंग होती है, ठीक है। अगर तो मैं आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह साइंस पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है। अब साइंस में बहुत से थ्योरीज है जिसमें वो कहता है कि कुछ चीज़ों को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो इन दो चीज़ों का आपस में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसकी एक वर्डिंग है, वो कहता है जनाब फलानी चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फलां चीज़, ठीक है, कीपिंग दीज थिंग्स कांस्टेंट। वो कहता है कि ये 3 या 4 चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो ये वाली जो वेरिएबल है ये दूसरे वेरिएबल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप वर्ड यूज करते हैं कीपिंग दिस एंड दिस कांस्टेंट, या इसका एक मतलब स्पेसिफिक वो एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, या लेकिन अगर आप जब लॉ में आते हैं, बिजनेस लॉ में, तो वहां पे आप ये नहीं रख कहते कि जनाब हम इन दो चीज़ों का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, कीपिंग फ्ला 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 कांस्टेंट, ठीक है। आप उसमें लिखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, या आप वर्ड यूज करते हैं विदाउट प्रिजुडिश टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो वहाँ ना एक सर्टन टर्म, सर्टन तरीके से वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। सेम चीज़ को मुख्तलिफ सब्जेक्ट मुख्तलिफ तरह से टेकअप करते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक जुबान होती है, लैंग्वेज होती है। तो जो आप सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको शुरू में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप सोच समझ के पढ़ेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट की टर्म्स क्या हैं, इस सब्जेक्ट में मैंने कौन सी चीज़ को किन अल्फाज में बयान करना है, और वही टर्म्स बार बार यूज होती हैं। लिहाजा आपने उन टर्म्स को समझना है। पॉइंट नंबर 5 में ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 6, अंडरटेक प्रैक्टिस एंड ट्राई टू अप्लाई योर नॉलेज वाइल ड्राफ्टिंग आंसर। अब आप प्रैक्टिस करें, आपने ये चीज़ें कर ली, आपने स्टडी की, पढ़ा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, और जो नॉलेज आपने सीखा है अपने पूरी स्टडी में, उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करें, उसका सोल्यूशन बनाएं, और सोल्यूशन बनाते हुए ख़ास तौर पे थोड़ी सी ड्रामेबाजी करने की कोशिश करें। सीधी सीधी बात ना करें। आप टर्म्स पढ़ के आए हैं कि इस सब्जेक्ट में इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करें कि जो आपको समझ आई है आप उस सब्जेक्ट को
या उस चीज़ को उन्हीं टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसे हम बाद में जाके मजीद में थोड़ा सा नीचे ऑडिट में एलेबरेट भी करूँ। Point number 7, while preparing answer for past paper questions, try to apprehend exactly what the examiner requires. आपने और मैंने भी गलती की, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ बीइंग ए टीचर, एक बहुत बड़ा फ्लॉ या बहुत बड़ी डेफिशिएंसी या बहुत बड़ी जो नेग्लिजेंस है वो स्टूडेंट करता है, वो ये करता है कि वो क्वेश्चन पढ़ता है और बहुत जल्दी में पढ़ता है, फिर उसे लगता है कि वो ये तो मुझे आता है, ये तो बड़ा आसान है, और एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी तरह ध्यान से पढ़े बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपने पहले एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपने समझना है एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में उसने आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दे दिया है और नीचे उसने लिखा है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एबीसी लिमिटेड, लेकिन दूसरी साइड पे वो क्या कहता है प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन व्हाई देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को सही तरह से ना पढ़ा, तो आपने तो प्रैक्टिस की हुई है वो ट्रायल बैलेंस देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, आप एकदम से बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देंगे, जबकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट तो ये है ही नहीं। एग्जामिनर तो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि फिक्स एसेट में जो ड्रास्टिक फ्लक्चुएशंस क्यों आई है। इसका मतलब है वो आपसे कहना ये चाह रहा है कि इस पूरे ट्रायल बैलेंस में से सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड वर्किंग करो और मुझे बताओ कि पिछले साल फिक्स एसेट कितने के थे और इस साल कितने के हैं। वो कितने के थे, फिक्स एसेट के अंदर बहुत से एसेट्स होंगे जो ट्रायल बैलेंस में पड़े होंगे, आपने पिछले साल के भी फिक्स एसेट जमा करके उनकी फिगर निकालनी है, करंट ईयर के एसेट भी जमा करके उनकी फिगर आउट करना है, दोनों में डिफरेंस लेना है और फिर क्वेश्चन में आपने ढूंढना है कि कहीं पे कोई ऐसे हिंट मौजूद है जिससे ये उसने लिखा हो कि ये फिक्स एसेट एकदम से क्यों चेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है द कंपनी हैज गोड इनटू ड्रास्टिक एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस, इट हैज स्टार्टेड ऑपरेशंस overseas as well. Since last year, it was having a business in Pakistan only. Now it has expanded its business in USA, UK and China. अब उसने एग्जाम क्वेश्चन में आपको खुद बता दिया कि रीजन क्या है। अब आपके फिक्स एसेट में चेंज आई है 50% की, तो आप उसमें लिखेंगे कि चूंकि पिछले साल तक तो पाकिस्तान में एक ही फैक्ट्री थी, उसके एसेट थे, इस साल ये 3 कंट्रीज में चले गए हैं और 3 कंट्रीज में जाहिर है इन्होंने बहुत बड़ी एक्सपेंशन की है, तो इस वजह से उन्हें फिक्स एसेट खरीदने पड़े होंगे, लिहाजा ये रीज़न है कि फिक्स एसेट पिछले साल से इस साल बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपने उसे बड़ा स्पेसिफिक आंसर दिया। ऑन द अदर साइड अगर आप उसे समझे बगैर फौरन उसकी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देते, बना के आ जाते, तो आप तो बाहर आके यही कहते कि जनाब मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मार्क्स आते हैं आपके 40, तो आप परेशान हो जाते, फिर आपको समझ ना आती कि क्वेश्चन तो मैंने 100% किए तो ठीक किए थे, फिर भी 40 आए हैं, तो ये क्या मसला है। तो आपने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को बहुत क्लोजली पढ़ना है और 90% केसेस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको आता सब कुछ है लेकिन आप एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ते, वो पूछ रहा होता है, बता कुछ आते हैं और अल्टीमेटली फिर आप पास नहीं होते। पॉइंट नंबर 8 है प्लान टाइम टू बी एलोकेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब वो कहता है कि जब आपने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है एग्जाम में, तो उसका टाइम एलोकेट करें कि मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम में सॉल्व करना है। ठीक हो गया, आपने उस क्वेश्चन को उस टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वो जो क्वेश्चन है उसे कितना टाइम देना चाहिए। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कितने आए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे एक्सेल में, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा और मैं बहुत ब्रीफली कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा तो शायद हमें 6-7 घंटे चाहिए होंगे, लिहाजा मैं ब्रीफली कह रहा हूँ और अगर आप में से किसी को मज़ीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी तो मैं ये मटीरियल शेयर भी कर दूँगा आपसे और प्लस आप मुझसे बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं जब आप चाहें। जी, अब आप फर्स्ट करें टोटल क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम, 9 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और मार्क्स हैं इसके टोटल, मुख्तलिफ क्वेश्चन के मुख्तलिफ मार्क्स हैं, वो तो हम बाद में चले छोड़ देते हैं। अच्छा जी, टोटल टाइम जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 3 आवर्स या दूसरे अल्फाज में 180 मिनट्स। अब आपने ये देखना है कि मुझे एवरेज टाइम एक क्वेश्चन को कितना मिल रहा है। मुझे एवरेज टाइम अवेलेबल फॉर ईच क्वेश्चन आपको कितना मिल रहा है। आपने क्या करना है
आपने करना है जनाब 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 9 क्वेश्चंस। अगर आप 9 क्वेश्चन करें तो ठीक है, तो अगर आप 180 मिनट को डिवाइड करते हैं 9 क्वेश्चन से तो जवाब आता है 180 डिवाइडेड बाय 9, 20 मिनट। आपको हर क्वेश्चन के 20 मिनट मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि जब ये करेंगे तो आपने 180 को 9 से डिवाइड नहीं करना, प्लस 9 क्वेश्चन प्लस 1 रिजर्व क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आपने फर्ज कर लिया कि मेरे पेपर में 9 क्वेश्चंस नहीं है, मेरे पेपर में 10 क्वेश्चंस हैं। जब आपने ये 10 क्वेश्चन किए, एज्यूम किए, तो फिर आप 180 को 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, 10 से करेंगे। इसका मतलब है आपके पास एवरेज टाइम पर क्वेश्चन आ गया 18 मिनट्स। ठीक हो गया। अब आप पहली बार जब पेपर को रीड करेंगे, रीड आउट पेपर, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा ऑफ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू सॉल्व क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड सो ऑन। तो आपको एक रफ सा आइडिया हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन लेंथी है कि छोटा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। क्वेश्चन 2 लेंथी है कि छोटा है, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मुझे क्वेश्चन 1 पे ज़्यादा टाइम देना है, क्वेश्चन 2 पे कम देना है। बट आपकी कोशिश ये होगी कि आप स्टार्ट करें क्वेश्चन 1, स्टार्ट क्वेश्चन 1 and try to solve it, try to finalize it in average time, मतलब 18 मिनट्स। जो ही 18 मिनट 17 मिनट पूरे हों, आप क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अगर 18 मिनट पूरे हो जाए और क्वेश्चन पूरा ना हो तो फिर तो आपको लगता है कि 2-3 मिनट और चाहिए और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, तो फिर तो पूरा करें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अभी क्वेश्चन काफ़ी बाकी है, तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुने। क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, अंदाज़ा लगाएं कि इस क्वेश्चन को मज़ीद कितनी जगह चाहिए। फ़र्ज़ करें आप समझते हैं इसे 1 पेज चाहिए, आप 1.5 पेज खाली छोड़ें इससे आगे और क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं। इसका मतलब है आपने 18 मिनट में क्वेश्चन पूरा किया, पूरा तो नहीं किया, इनकम्प्लीट किया, लेकिन कुछ ना कुछ कर दिया और इनकम्प्लीट है। आप क्वेश्चन 2 पे चले गए। अब क्वेश्चन 2 वो क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि ये 18 मिनट नहीं चाहिए, इससे तो कम में होना चाहिए। इसका टारगेट रखें आप 10 मिनट। आप इसे पूरी कोशिश करें कि इसे 10 मिनट में करें। इसे 10 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें, होता है तो नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक्सपेंड भी करें तो इसे 18 मिनट तक लेके जाएं। 18 मिनट से ज़्यादा कभी भी ना करें, इसे 10 मिनट में नहीं तो 18 मिनट में कंक्लूड कर दें। क्वेश्चन 2 पूरा हो गया, फिर क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आप इस तरह से चलें, 18 मिनट से किसी क्वेश्चन को ऊपर ना जाने दें। अब होगा ये कि जब आप 9th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्वेश्चन पे जब आप पहुंचेंगे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट आपने एक पे लगाए थे और इंटू आपने 9 क्वेश्चंस किए हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 162 मिनट लगाए हैं। ठीक है, इसका मतलब है टोटल टाइम है 180 मिनट्स। 180 में से जब 162 माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 18 मिनट्स। इसका मतलब है कि ये टाइम जो है ये आपने बचाया है। अब फौरन उस क्वेश्चन पे वापस जाएं जो कि आपने खाली छोड़ा था, और जितना खाली छोड़ा था उसे 18 मिनट के अंदर अंदर पूरा करने की कोशिश करें। अगर तो आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आपके इनकम्प्लीट होंगे, बाकी आपने सारे 18 मिनट में कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर 2 क्वेश्चन आपने 18 मिनट में करने हैं, पूरे करने हैं, तो 9-9 मिनट चाहिए। क्वेश्चन अच्छा भला तो आप पहले से कर चुके हैं, 9 मिनट में आपने जस्ट उसे फाइनल करना है, फाइनल टच देना है, तो ये दिया जा सकता है। अगर 2 क्वेश्चन भी हैं तब भी 9 मिनट्स मिल रहे हैं, और अगर एक क्वेश्चन है फिर तो आपको पूरे 18 मिनट्स मिल रहे हैं, पूरे क्वेश्चन का टाइम मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम से निकलेंगे तो आपने 9 के 9 क्वेश्चन किए होंगे और मुनासिब हद तक किए होंगे। आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर बड़े पैशन के साथ बाहर आएंगे और आप कह सकते हैं कि जनाब मैंने पूरी एफर्ट की है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, जो मैंने आपको ये लिख दिया, टोटल क्वेश्चंस। दूसरा डिपेंड करती है मार्क्स एलोकेटेड फॉर क्वेश्चन। अब अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिर्फ 6 मार्क्स का था, फर्ज कर लें। अब 6 मार्क्स के लिए 18 मिनट दे रहे हैं आप, और दूसरी साइड पे क्वेश्चन नंबर 5 है
वो है जनाब 14 मार्क्स का, इसे भी 18 मिनट दे रहे हैं। अब ये भी तो बेवकूफ़ी है। तो फिर आपने फ़ौरन प्लान करना है कि ये 6 मार्क्स का है तो मैंने इसे 18 मिनट नहीं देने, मैंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट देने हैं। तो आपने अब 13 मिनट में से बाय हुक और बाय क्रुक कंप्लीट करना है। अक्सर ये होता है कि ये क्वेश्चन आपको इतना अच्छा आता है कि आप लिखते चले जा रहे होते हैं और नई से नई चीज़ें आपके ज़हन में आ रही होती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता इसे मैं क्लोज़ कैसे करूँ? लेकिन चूँकि 13 मिनट हैं, तो बहुत सी चीज़ें फिर आपने वाइंड अप करनी है। बहुत सी चीज़ें वाइंड अप करके आपने उन्हें समराइज़ करना है। जहाँ 6 फ़िक्रे लिखने थे, वहाँ पे 2 फ़िक्रे लिखने हैं और तीसरे फ़िक्रे में चाहे आप लिख दें कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट भी डिस्कस किए जा सकते थे। हाउएवर चूँकि स्कोप ऑफ क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, तो मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपने एग्जामिनर को ये भी बता दिया कि मैं इसमें फलां-फलां पॉइंट भी बता सकता हूँ और वो हैं, मेरे ज़हन में भी हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपने पूछे नहीं, या आपने पूछे हैं तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो आप उसे एक हिंट दे दें कि मुझे पता ज़रूर है। तो लेकिन इसे 13 मिनट में कंक्लूड करें। तो ये स्ट्रैटेजी होती है टाइम प्लानिंग की एग्ज़ाम में, और ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो समझें कि आपने 70% तो आपका पेपर आपने पास कर लिया। अब ये कैसे आएगी, सिर्फ एग्जाम में जाके नहीं करनी, आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो घर में भी आपने ये करना है कि पूरा पेपर उठाएं, उसे सॉल्व करें और उसमें पूरी प्रैक्टिस अप्लाई करने की कोशिश करें। आप 3 से 4 पेपर करेंगे ना, तो आपकी टाइम टेबल पे, टाइम स्केड्यूल पे ग्रिप हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप चाहे ना भी लिख के प्रैक्टिस करें या पूरा पेपर ना भी उठाएं एक साथ घर पे, तब भी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको आइडिया हो चुका होगा। तो बेटा एक ये चीज़ थी, ये मैंने आपको बता दी काफ़ी डिटेल से। प्लान टाइम टू बी एलोकेटेड। उसके बाद है 9th पॉइंट, somehow recall very briefly your knowledge you gained while preparing for other CAF papers with respect with specific emphasis on accounting, business और taxation। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली तमाम सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, ये कैफ 9 पे अप्लाई होता है। इसे बेसिकली मुझे नीचे लिखना चाहिए था, मैंने ऊपर लिख दिया। तो खैर अब हम शुरू करते हैं कि हमने कैफ 9 को कैसे टेकअप करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बस दिखाता हूँ जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट है आपके ऑडिट एंड एश्योरेंस का। ये देख लें, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ एश्योरेंस, ओपनिंग एंड एंगेजमेंट, प्लानिंग एटसेट्रा, दिस। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 15 चैप्टर्स हैं। बस आप सिर्फ ये देखें, अभी मैं इससे आगे आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ ही ये तो हो गया, इसके साथ ये सिलेबस है जो मैंने आपको बताया था कि हमें सिलेबस भी दे रखना है और टेबल ऑफ कंटेंट भी देखने हैं। अब ये कैफ का सिलेबस है। अब यहाँ से वो शुरू करता है और ये देखें, ये सारा तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 11 पेजेस पे उसने सिलेबस दिया। अब आप इसे सारा पढ़ भी लेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ से आपने बेसिकली सिर्फ आइडिया लेना है कि मैंने क्या कुछ पढ़ना है, और ये सारी चीजें जो 11 पेजेस है ना, ये बच्चे इसने यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें उसने कवर कर दी है। इन 15 चैप्टर्स में उसने ये जो 11 आपके सिलेबस के पेजेस हैं ये कवर कर दिए हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने रिसर्च नहीं शुरू कर देनी, आपने सिंपल एक आइडिया लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये पढ़ता हूँ, नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। अब ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू IFAC। ये 10 मिनट का काम भी नहीं है, ये 7 मिनट का काम है, 6 मिनट का काम है। एक पेज है या 1.5 पेज है या 2 पेजेस हैं, आपने वो 10-15 मिनट में ये कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये आधा पेज है या 1 पेज है। ऑब्जेक्टिव, बेसिकली यहाँ उसने बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है ना वो भी उसने लिख दी हैं। और ये जो लर्निंग आउटकम है कि जी आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा, कि यहाँ से आपको समझ क्या आएगी, कौन सी चीज़ कवर होगी, वो ये लिखे। अब ये LO 1.1.1 ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड पासिंग हिस्ट्री, विजन एंड मिशन, और ये और वो। इसे आपको ऐसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये उसने अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे आपके साथ सिलेबस में कि ये ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव के लिए उसने ये हेडिंग बनाई कि ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, और ये वाला टॉपिक जो है ये बच्चों आपके इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में मौजूद है। अब आपको सिर्फ ये देखना है, एक बार आइडिया लेना है कि ये टॉपिक कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट में होगा, इस वाले चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, तकरीबन देखें 19 पेज नंबर पे दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तो ये 18 पेजेस का चैप्टर है। ये 18 पेजेस का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे
और कर लेंगे तो 18 पेजेस का जो चैप्टर है वो ज़्यादातर 2-3 दिन में आप पढ़ लेंगे होपफुली, या 3-4 दिन में पढ़ लेंगे। तो 3-4 दिन में प्राइमरीली आपकी यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो मैंने बताया शुरू वाला, ये इंट्रोडक्शन नंबर 2, नंबर 3, ये बहुत आगे तक काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत आगे तक कवर हो जाएंगे। या दूसरे अल्फाज में आप कहें कि अब ये देखें प्लानिंग आ गई, ये कवर नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन प्लानिंग के ऊपर आखिरी टॉपिक कौन सा है ऊपर हम जाके देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये भी खैर आगे है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तकरीबन यहाँ तक आपका जो पहला चैप्टर है वही कवर कर देता है। तकरीबन यहाँ तक तो देखें 1 पेज 2 पेज, तकरीबन 1 पेज 1.5 पेज आपका पहला चैप्टर कवर करता है। आगे प्लानिंग में बहुत सी चीज़ें हैं, वो 1 से ज़्यादा पेजेस आपके 2-3-4 चैप्टर कवर करेंगे। तो आपने घबराना नहीं, इसे पढ़ना ज़रूर है और इसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेट करना है और एक आइडिया ले लेना। ठीक हो गया, ये मैं बताना चाह रहा था जो अभी ऊपर डिस्कस किया। अभी आगे जाके इसे मजीद हम डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें। अच्छा जी, पास पेपर्स ये मैंने वैसे ही एक डाउनलोड किया है आपको दिखाने को। पास पेपर आपने शुरू में सिर्फ एक पढ़ के देख लेना है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में वो किस तरह से चीज़ें पूछता है। बस आपको कोई समझ नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो लेटेस्ट पेपर आया है ना, उसे एक बार पढ़ लें और पढ़ के साइड पे रख दें। मजीद दोबारा आपने काफ़ी दिनों तक इसे नहीं छेड़ना जब तक आपकी प्रैक्टिस पूरी ना हो जाए। अच्छा, पेपर के बाद और क्या चीज़ है जनाब? जनरल गाइडलाइन, तो ये एग्जामिनर कमेंट्स। आपने एग्जामिनर कमेंट भी एक जो लेटेस्ट है वो आपने खोलना है, ये पढ़ना है। एग्जामिनर कमेंट क्या होता है? एक पेपर है, पेपर में वो एग्जामिनर सर ये बताता है कि बच्चों ने किस क्वेश्चन में क्या गलतियां की। ये आपको शुरू में तो समझ नहीं आएगी। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक नज़र डालनी है। 4-5 पेजेस होंगे ये, बस 3 पेजेस हैं। आपने नज़र डालनी है और सिर्फ ये देखना है कि एग्जामिनर गलतियां बता क्या रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक गलती बताई कि एग्जामिनर पूछता कुछ है, आप बताते कुछ है, तो आपने एग्जामिनर की सिर्फ ये पढ़ लेना है। जैसे मैं एक पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8C, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसने लिखा है गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जनाब ये क्वेश्चन जो है इसमें ज्यादातर बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोई गलती एज सच नहीं की। इसका मतलब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होगा, तो आपको कुछ भी नहीं पता चला कि इसमें क्या गलती हो सकती है। क्वेश्चन 9 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है मैनी एग्जामिनीज ओनली आइडेंटिफाइड द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड वर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट। कि उसने कोई एप्लीकेशन कंट्रोल पूछा होगा कि एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, तो उसने कहा कि ज्यादातर जो एग्जामिनीज थे उन्होंने ये तो बता दिया कि ये 10 में से ये 4 एप्लीकेशन कंट्रोल और 6 एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैंने ये भी पूछा था कि होते क्या एप्लीकेशन कंट्रोल, वो नहीं बता सके। उन्होंने ये तो बता दिया कि 10 में से 4 एप्लीकेशन कंट्रोल है, लेकिन होता क्या है ये नहीं बता सके, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, यूजिंग चेक डिजिट टू प्रिवेंट रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री एंड इनकरेक्ट अमाउंट वाज नॉट मेंशन्ड। उसने कहा कि ये अभी आपको नहीं पता, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप तैयारी कर चुके होंगे कि जनाब उसने ये बताया कि बच्चों ने गलती क्या की। एक्सेस कंट्रोल ओवर मास्टर फाइल फॉर द पेरोल डाटा वर आल्सो नॉट मेंशन्ड। कि मैंने लोगों से पूछा था कि एक्सेस कंट्रोल पेरोल पे बताएं, उन्होंने मेंशन ही नहीं किए। ज़्यादातर एग्जामिनर मेंशन ही नहीं किया, इधर उधर की बातें करते रहे। तो ये एक बार आपने पढ़ लेना है और एक बार पढ़ के बस आपने इसे फिलहाल छोड़ देना। ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल शुरू में, जब आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आपको दिया। अब हम आगे चलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर कैफ 9। स्प्लिट द सब्जेक्ट। अब ये बहुत ध्यान से आप सुने कि जनाब अच्छा बेटा ऐसा है कि अभी सेशन ऑफ हो रहा है, 1 मिनट रह गया तकरीबन। मैं अभी लॉग ऑफ हो रहा हूँ और लॉग ऑफ होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर लॉगिंग ऑफ मैं दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ। तो आप जितने बच्चे हो मेरे साथ ही दोबारा कनेक्ट हो जाना। ठीक है, आई एम लॉगिंग अगेन। तो आपने यहाँ फ़ौरन मेरे साथ लॉग इन हो जाना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। जो बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है वो क्वेश्चन करे, तो हम इसे कंक्लूड करेंगे। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? सद्दाम आपका क्वेश्चन था। अच्छा सर, ये सर आसिफ की जो बुक है ऑडिट
की बेहतर है इसकी आई कैप के मुकाबले में? नहीं बेटा, मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि आप दूसरी बुक्स पे ना जाओ। वो बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट। उससे अच्छी किताबें भी मेरे नॉलेज में मौजूद हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि वो इन किताबों से पढ़ें। आप पहले स्टडी टेक्स्ट को पढ़ें, उसे कवर करें। अगर उसके बाद आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है, देन गो फॉर सर आसिफ बुक और एनी अदर बुक। ठीक है? और कोई क्वेश्चन बचे? सर ये स्पेसिफिक एरियाज में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं? बेटा जनरली इसमें दो ही हैं, रिलेटेड पार्टी है और रिलायंस ऑन अदर्स है। रिलायंस ऑन अदर्स में फिर दो आ जाते हैं, इंटरनल ऑडिट पे रिलाई करना या एक्सपर्ट पे रिलाई करना। तो बेसिकली ज़्यादा जो है वो ये दो ही हैं। और सर ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर का उसका थोड़ा मुझे मतलब जो सिनेरियोस क्वेश्चन होते हैं उसका थोड़ा एक फॉर्मेट बता सकते हैं भी, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा बेटा, वो काफ़ी डिटेल्ड हो जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। ये ज़्यादा जब आप एक क्लास पढ़ेंगे ना तो आपका टीचर आपको ज़्यादा डिटेल से बताएगा। उसमें होता ये है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली दो तरह की हैं। ठीक है? मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। और उसके आगे फिर मॉडिफिकेशन में तीन तरह की हैं, बल्कि हाँ तीन है। उसमें होती है क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, और एक तीसरी किस्म भी होती है, वो अलग होती है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो वो आपका जो क्वेश्चन बनाता है वो बेसिकली आपको सिनेरियो देता है कि जनाब आपने ऑडिट किया और आपके सामने ये चीज़ें आई हैं। अब जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उसने बताया है कि मसला जो आपके सामने आएगा वो मसला किस किस्म का होगा और कितना बड़ा होगा, तो आप कौन सी रिपोर्ट देंगे, आप क्या करेंगे, उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, और नहीं होता तो आप कौन सी रिपोर्ट देंगे। तो बेसिकली ये एंटायरली आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा उस पूरे चैप्टर को पढ़ के। तो जो आपको सिनेरियो देगा वहाँ से आप अपने पॉइंट्स बना लें, इस सिनेरियो में ये पॉइंट्स बनते हैं। फिर आप अपने आप से जो आपने समझा उसे सवाल करें कि इन पॉइंट्स के हिसाब से मेरी कौन सी रिपोर्ट बनती है, क्या इन पॉइंट्स को इग्नोर किया जा सकता है। यस, तो आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। लेकिन अगर इन्हें नहीं किया जा सकता तो आप देखेंगे कि इनकी सिविरिटी कितनी है, ये कितने मतलब ख़तरनाक पॉइंट्स हैं। अगर बहुत थोड़े हैं तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर में कवर करते हैं, अगर थोड़े ज़्यादा हैं तो आप करते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, उससे ज़्यादा सख्त है तो आप देते हैं एडवर्स, और अगर बहुत ही बुरे हालात हैं तो आप देते हैं डिस्क्लेमर। अब डिस्क्लेमर कब दे सकते हैं उसके बारे में भी उसने स्टैंडर्ड में भी लिखा है और आपके स्टडी टेक्स्ट में भी उसने एक्सप्लेन किया है। उसने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आपने एडवर्स ओपिनियन कब देनी है, आपने डिस्क्लेमर कब देना है, आपने क्वालिफाइड कब देनी है, आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर कब देना है। इसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आपका टीचर आपको पूरी तरह वो समझाएगा। उसके बाद आपने एग्जाम में सिंपली ये करना है कि आपने खुद जजमेंट करनी है कि जो मेरे टीचर ने समझाया और जो किताब में लिखा है उसके मुताबिक ये जो पॉइंट्स ये दे रहा है सिनेरियो में, ये किस लेवल के हैं। आपने उस हिसाब से खुद से डिसाइड करके बताना है कि जनाब ये पॉइंट इस लेवल का है, फलां स्टैंडर्ड में ये लिखा है, लिहाजा मेरे ख्याल में यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन होनी चाहिए। और वो ये भी कहता है बाज़-औक़ात, तो कहता है, ये पूछता है कि ओपिनियन कौन सी होनी चाहिए, तो आपने बता दिया। बाज़-औक़ात वो ये कहता है कि ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो। तो इसका मतलब है कि जो आप समझ के आए होंगे तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि जब आपने एडवर्स ओपिनियन लिखनी है तो उसमें लफ्ज़ क्या यूज़ करने हैं, उसका स्टैंडर्ड वर्डिंग है, वो लिखी हुई है स्टैंडर्ड में। आपने वो भी काफ़ी पढ़ी होगी, रट्टा नहीं लगाना उसका, लेकिन आपने आइडिया ज़रूर ले लेना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टर्म्स होती हैं जो कि यूज़ करता है हर सब्जेक्ट। तो जो रिपोर्ट राइटिंग में भी एक सर्टेन टर्म्स हैं, वही एक तरह की टर्म्स नहीं है, एक ही स्टाइल में यूज़ होती हैं। तो आपने उन्हें 5-6 बार पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर होगा कि इस चीज़ को मैंने कैसे, किस टर्म में, किन अल्फाज में लिखना है। तो आपसे जब वो ये कहता है कि एग्ज़ाम में कि मुझे रिपोर्ट ड्राफ्ट कर दें, तो पहले तो आपने फैसला करना है कि मैं रिपोर्ट कौन-सी दे रहा हूँ। मैं अनमॉडिफाइड दे रहा हूँ, जो मॉडिफाइड दे रहा हूँ, अनक्वालिफाइड दे रहा हूँ, जो क्वालिफाइड दे रहा हूँ, और उसमें मॉडिफाइड दे रहा हूँ, एडवर्स दे रहा हूँ, कौन सी दे रहा हूँ। वंस आपने फैसला कर लिया कि मैं एडवर्स दे रहा हूँ, फिर आप अपने जहन में लेके आए कि जो मैंने पढ़ा था उसमें एडवर्स ओपिनियन में कौन सी टर्म्स और कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए थे जो मैंने करने हैं, उन्हें जहन में रिफ्रेश करें। और जहाँ तक पॉसिबल है उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जहाँ तक आपकी हैसियत है वो रिपोर्ट एक बना दें, और अल्लाह के नाम पे नाम लेते हुए बाहर आ जाएं। बाकी अल्लाह बेहतर करें। ठीक है? जी थैंक यू सर। सर और एक कोई? और मतलब ये जो है एक
दूसरी ग्रेड 2 है जिसमें 25 से 35 मार्क्स का पेपर है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग। जी जी। इसमें ये रिटर्न एब्जर्वेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ये 3 टॉपिक कवर होते हैं। नहीं बेटा, हाँ ये इसमें तीनों कवर होते हैं बिल्कुल। परफॉर्मेंस उसने बहुत ही बड़ा एक एरिया बना दिया है, इसमें काफ़ी कुछ कवर होता है। वो मैंने आपके सामने बनाई है ना, वो आप वो ग्रेड बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बनती तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, मैं बना दूंगा। ये सबसे बड़ा एरिया जो उसने एक ही जगह बहुत सारे चैप्टर इकट्ठे कर दिए, और सबसे क्रूशियल एरिया भी यही है, सबसे ज़्यादा नॉलेज भी इसी एरिया में है। जी सर, और मोस्टली इसी टॉपिक में तकरीबन सारा ये जो प्रैक्टिस पूछता है, वो जो न्यूमेरिकल क्या एग्जैक्टली कहते हैं उसको। एग्जैक्टली, बिल्कुल ज़्यादातर वो इसी में से जी पूछता है, सर। क्योंकि तकरीबन जो 80% सिलेबस कवर ही ये कर रहा है, तो वो ज़्यादातर इसी में से पूछता है। कि कोई और क्वेश्चन बच्चे? नो थैंक यू सर। और किसी बच्चे का क्वेश्चन? चलो बेटा, अगर नहीं है तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मुझसे आप राब्ते में रहना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू, आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, ठीक है। और मेरा नंबर आपको अरसलान से मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप में मुझे ऐड कर लो या ग्रुप में आ जाओ, जैसे भी आपको बेहतर लगे। बेहतरीन तैयारी करो, बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम देने की कोशिश करो, पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करके पेपर दो, और बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ दो, अल्लाह इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेहनत कभी ज़ाया नहीं सर जाती। अल्लाह खैर करेगा। जी बच्चे। सर एक बात और थी सर, अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अगर अपनी प्रेपरेशन को असेस करना हो तो कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके उनका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, भाई आप उनको देख के थोड़ा उनका आइडिया हो जाए हाँ कि ठीक है या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली आपने बताना है कि ये क्वेश्चन था और ये मेरा जवाब है, ठीक है। तो अब मैं जी कर जी दूंगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। इनकी मतलब आपको व्हाट्सएप में दोनों उनकी तस्वीरें बेशक क्वेश्चन और हाँ सोल्यूशन दोनों की भेज कोई दिया। मसला नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको कम से कम एक फीडबैक जरूर दे दूंगा, ठीक है। जी हो थैंक यू जाएगा सर। जी, हो जाएगा। थैंक यू सर। चलें बच्चों, सबको बेस्ट ऑफ लक, ओके थैंक। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेशन। हम शुरू कर रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैफ, माइन, ऑडिट एंड इंश्योरेंस। तो इसमें सबसे पहली बात ये है जो आपको कंसिडर करनी है, जो आपको करनी है, स्प्लिट द सब्जेक्ट एंड ओवरऑल सिलेबस इनटू ए लॉजिकल पोर्शन एज, जो मैं समझता हूँ कि ऑडिट को जितने पोर्शन में होना चाहिए वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन, basic concepts and code of ethics. Number 2, planning. Number 3, execution. Number 4, finalization and reporting. And number 5, review engagement. अब मैं इसका एक ब्रीफ सा आपको रिव्यू देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जनाब इसे हम, इसका मतलब क्या है, हमने इसे 5 कंपोनेंट्स में किया क्यों है। इंट्रोडक्शन की ऑडिट क्या होता है, इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस तरह की बहुत बेसिक चीज़ें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट्सेट्रा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, हर चीज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट की इन इंटायरिटी समझ आती है। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ओवरऑल हमारे पूरे सिलेबस पे अप्लाई होंगे, वो क्या हैं। एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स होता है कि कोई भी काम करने का एक कोड होता है, तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप जब हम नमाज पढ़ने जाएं तो इस्लाम का कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि नमाज के दौरान आपकी शलवार आपके टखनों से ऊपर हो, लेकिन अब इतनी भी ऊपर ना हो कि आपके घुटनों से भी ऊपर हो और एक अजीब सा इंप्रेशन मिले। इसी तरह नमाज में आपका जो है, जो आपका सतर है मर्द का, वो घुटनों से लेकर नाफ तक है। इसका मतलब है अगर नाफ से घुटनों तक आपने कोई ड्रेस पहना है तो ठीक है, बट जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आप शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं और आप एक साफ़ सुथरे होके जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि नाफ से घुटनों तक कोई आप कंसिडर करें। आप एक साफ़ सुथरे कपड़ों में कोशिश करते हैं कि एक डिसेंट तरीके से जाएँ। तो हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स बन गया कि नमाज़ पढ़ते हुए, जो बेसिक कोड ऑफ एथिक्स है वो ये है कि नमाज़ पढ़ते हुए आपका सतर ढपा हुआ होना चाहिए, आपकी नाप से लेके घुटनों तक आपका जिस्म बरहना ना हो। लेकिन अगर ये आपका ढंपा हुआ है इतना जिस्म, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन उससे आगे कोड ऑफ एथिक्स हमने ये बना लिया कि नहीं, इससे ज़्यादा अगर हम एक अच्छा लिबास, साफ़ सुथरा लिबास जिसमें तकरीबन पूरा जिस्म कवर्ड हो, वो पहनते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो हर चीज़ में जब आपने कोई काम करना होता है तो आपको एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना होता है। तो फिर हम यहाँ भी जब एक ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिटर का एक कोड ऑफ एथिक्स होगा कि उसे कौन से काम करने हैं, उसे कैसे करना है, उसे इखलाकी लिहाज से कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ और उस कंपनी का मालिक जो है मेरा भाई है, तो मुझे वो ऑडिट करना ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ कि अगर मैं उसको ऑडिट करूँगा और उस कंपनी में कोई गलतियाँ, खामियाँ या फ्रॉड निकलेंगे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे भाई की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए हो सकता है कि रिपोर्ट सही ना दूँ। मेरा उसका एक ताल्लुक ऐसा है, तो एक कोड ऑफ एथिक्स में उन्होंने लिख दिया है कि जहाँ आपका बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप हो, तो ऐसे क्लाइंट का ऑडिट आप ना करें। तो ये कोड ऑफ एथिक्स में इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। तो पहले कंपोनेंट में ये 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। कंपोनेंट नंबर 2 है प्लानिंग। अब जब हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक देख लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो अब मैंने वो काम करने की प्लानिंग शुरू कर दी। क्लाइंट ने मुझे काम दे दिया, अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ये ऑडिट कब शुरू करूँगा, इसमें कितने बच्चे भेजूँगा, इसमें कितना टाइम लगाऊँगा और इसमें क्या-क्या चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है या सिंपल सा ऑडिट है। तो ये सब कुछ मुझे देखना है, तो मुझे बहुत डिटेल्ड प्लानिंग करनी है। वंस आई हैव प्लान्ड द ऑडिट, अगला स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूशन। अब प्लानिंग के मुताबिक मैं ऑडिट परफॉर्म करना शुरू कर दूँ, ऑडिट करना शुरू कर दूँ। अब ऑडिट कर लिया, कंप्लीट हो गया। इससे अगला स्टेप्स क्या है? फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। अब जो काम मैंने किया है मैं उसे रिव्यू करूँ और मैं देखूँ कि कोई काम मैं मिस तो नहीं कर गया, जो कि होना चाहिए लेकिन मैंने नहीं किया, तो मैं उस काम को भी पूरा करूँ। फिर अपने काम को रिवाइज़ करूँ, मैं देखूँ मेरे काम की क्वालिटी कैसी है। अगर मुझे लगता है कि बाज़ एरियाज़ में मुझे मज़ीद काम कर लेना चाहिए, तो मैं मज़ीद काम करूँ। तो ये मैं फाइनलाइज़ कर रहा हूँ अपने काम को। वंस आई फाइनलाइज्ड, तो इसके बाद मैं उसकी रिपोर्ट तैयार करना शुरू करूँ। जैसे ऑडिट किसी ने मुझे काम दिया ऑडिट का, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि मैं ऑडिट करूँ और उसे रिपोर्ट दूँ कि भाई मैंने आपकी चीज़ें चेक कर ली हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। या अगर इसमें गलतियाँ हैं तो ये गलतियाँ हैं और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जनाब इसे ठीक करें या इन्हें इस तरह ठीक होना चाहिए। तो ये मैं रिपोर्ट भी दूँगा। तो जब मैं अपने काम को फाइनलाइज़ कर लूँगा, तो उसके बाद मैंने रिपोर्ट भी इश्यू करनी है। ये एग्जीक्यूशन के बाद अगला स्टेप है। और आखिरी जो एरिया है आपके सिलेबस का, वो है रिव्यू एंगेजमेंट। प्राइमरीली जो हमें काम करने होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ऑडिट होता है और रिव्यू होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ऑडिट में हमें काफ़ी डिटेल में काम करना होता है। बहुत डिटेल में चीज़ें जाके चीज़ों को देख के वेरीफाई करना होता है। जबकि रिव्यू में हम एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं, बहुत एक सरसरी सा रिव्यू करते हैं और हम रिपोर्ट में लिख भी देते हैं कि हमने ऑडिट नहीं किया, हमने रिव्यू किया है। लिहाजा हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं देखी, तो हम ऑडिट को भी करते हैं, हम रिव्यू भी करते हैं। लिहाजा हमें ऑडिट का भी पता होना चाहिए, हमें रिव्यू का भी स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। तो ये जो 5वां कंपोनेंट है, ये रिव्यू है। तो बेसिकली मैंने मेरे ख्याल में आपका जो पूरा सिलेबस है और या पूरा जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, उसे इन 5 कंपोनेंट्स के हिसाब से इसी तरतीब से पढ़ना चाहिए। ये एक लॉजिकल ऑर्डर है, इससे पूरी कहानी डेवलप हो जाती है और आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है जी, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जनाब अगला स्टेप है जनाब, कंसल्ट स्टडी टेक्स्ट ओनली, कंसल्ट स्टैंडर्ड एंड कंपनीज एक्ट 2017 ओनली वेयर इट सीम नेसेसरी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑडिट की बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट से और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी बेस बुक जो है वो एक ही किताब को रखना है। अगर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा किताबों से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। तो आपने बेसिकली स्टडी टेक्स्ट को अपनी बेस बुक रखना है, क्योंकि ये वो बुक है जो आई कैप ने रिकमेंड की है। जहाँ आपको लगे कि स्टडी टेक्स्ट में चीज़ें काफ़ी नहीं हैं या मुश्किल तरह से बयान की गई हैं या समझ नहीं आ रही हैं या गलत हैं, तब आपने तो किसी दूसरी बुक पे जाके उसे कंसल्ट करना है। अदरवाइज आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें। स्टडी टेक्स्ट के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरी है स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और कंपनीज एक्ट जो इससे रिलेट करता है आपकी ऑडिटिंग से, उसे पढ़ लें तो ये मोर देन एनफ है। जहाँ आपको लगे कि नहीं मेरे पास टाइम है अभी, मैं मज़ीद भी पढ़ सकता हूँ, स्टडी टेक्स्ट मैंने पूरा पढ़ लिया है, फिर चाहे आप आतिफ साहब की या किसी की भी किताब को लें और उसे पढ़ना शुरू कर दें। फिर कीप ए क्लोज आई ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स यूज्ड इन स्टडी टेक्स्ट बोरोड फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड कंपनीज एक्ट। आप एक चीज़, आपने टैक्सेशन भी पढ़ी, आपने बिजनेस लॉ भी पढ़ा, आपने अकाउंटिंग भी पढ़ी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हर सब्जेक्ट मुख्तलिफ चीज़ों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता है। हर बंदे की लैंग्वेज मुख्तलिफ है। लाहौरी जो हैं वो अपने हिसाब से उर्दू बोलते हैं, वो रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सियालकोटी हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। पंजाबी पंजाबी है, लेकिन आपको फैसलाबाद की पंजाबी, लाहौर की पंजाबी और झंग की पंजाबी में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। मुख्तलिफ टर्म यूज़ करते हैं, एक चीज़ को लाहौर में कुछ और कहते हैं, हो सकता है उसी चीज़ को कहीं और कुछ और कहते हों। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट
एक ही कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में अपनी टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने जब स्टडी टेक्स्ट पढ़ना है ऑडिट का, तो आपने बहुत तवज्जो से एक नज़र रखनी है कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करता है, ये कौन सी स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ करता है, क्योंकि आपने यही स्टैंडर्ड टर्म्स एग्ज़ाम में यूज़ करनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले, उसे ये आइडिया हो कि आप अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं देते जा रहे, आपने स्टैंडर्ड भी पढ़ा है, आपने लॉ भी पढ़ा है, लिहाजा आप लॉ की टर्म्स को भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपको एक काम मिला, आपके एक दोस्त ने कहा कि भाई मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस करता हूँ, मुझे लगता है मेरे पार्टनर ने फ्रॉड किया बिजनेस में, तो आप ज़रा मेरे बिजनेस की सारी वर्किंग करो, डॉक्यूमेंट्स देखो, सारा रिकॉर्ड देखो, मुझे बताओ कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पार्टनर ने फ्रॉड किया वो ठीक है कि गलत है। अब आप सारी डॉक्यूमेंट देखते हैं तो आपको एक नज़र आती है एक चीज़ कि एक दिन बैंक में से 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 50 लाख बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकला है और किसी और बैंक अकाउंट में गया है। आप बैंक जाके पता करवाते हैं तो पता चलता है कि ये पैसा बिजनेस के अकाउंट से निकला है और आपके दोस्त का जो पार्टनर है उसका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें गया है। अब ये एक एविडेंस आपको मिला है कि इसका मत, और आपने उससे पूछा कि ये पैसे किस क्यों आपने लिए, और वो ऐसी बातें कर रहा है कि जिसकी कोई सर पैर नहीं है, मतलब वो घबरा गया है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इससे आपको महसूस हुआ कि नहीं, ये इसने फ्रॉड किया है, इसने बिजनेस से पैसे निकलवा के अपने ज़ाती अकाउंट में डाले हैं और खर्च कर लिए। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया है कि आपके दोस्त ने फ्रॉड किया, आपके पार्टनर ने फ्रॉड किया है। अब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मैं अपने दोस्त को रिपोर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा यू हैव फाउंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट अ फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड बाय योर पार्टनर। लेकिन जब हम ऑडिट करते हैं, अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ें, तो वहाँ जो ऐसा मजबूत एविडेंस होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जो आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ नहीं करता। वो वर्ड यूज़ करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब है अगर आप अच्छे ऑडिटर हैं और आपको स्टैंडर्ड्स का पता है और आप अपने दोस्त को अगर ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो आप लिखेंगे कि वी हैव ऑब्टेन्ड sufficient appropriate audit evidence। आप ये नहीं लिखेंगे we have obtained strong evidence। जब आप लिखेंगे ना we have obtained strong evidence, तो एग्जामिनर को लगेगा भाई आपको पता तो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड कोई नहीं पढ़ा, अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जब आप लिखेंगे we have obtained sufficient appropriate audit evidence, तो एग्जामिनर को बड़ा क्लियर मैसेज आएगा कि आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं और आपको पता है कि स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है। तो इस तरह की बहुत सी टर्म्स आपको मिलेंगी जो कि आपने रिटेन करनी है और एग्ज़ाम में जब आप आंसर बनाएंगे तो उस आंसर में ये इस्तेमाल करनी है, और इन्हें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टर्म्स इतनी बार आपके सामने से गुजरेंगी ऑडिट पढ़ते हुए कि ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद कीप ए क्लोज आई ऑन स्टैंडर्ड टर्म्स, ये हमने कर लिया। उसके बाद प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स ऑफ ऑल वर्ड यू स्टडी। आप जब ऑडिट पढ़ रहे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप कंपनीज एक्ट को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, आप स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं, तो आप उसके बुलेट पॉइंट बनाते चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक लाइन बना लें कि इसका मतलब क्या है, ये मतलब है, एक लाइन में वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लें। अब हो सकता है आपकी बुक में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे हो सकता है 2 पेजेस लिखे हों, 3 पेजेस लिखे हों, लेकिन आप उन 3 पेजेस को सम अप करके ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेंटेंसेस में कवर कर लें और वो लिख लें अपने पास। तो इस तरह ये होगा कि जब आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो आपके पास पूरे सिलेबस के बुलेट पॉइंट्स बन चुके होंगे। अब फर्ज करें आपकी पूरी स्टडी टेक्स्ट 300 पेजेस की है, लेकिन आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40 पेजेस के होंगे। अब 300 पेजेस को दोबारा से पढ़ना और रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, जबकि 30 पेजेस को दोबारा से पढ़ लेना बहुत आसान है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें 300 पेजेस हैं, उसमें एक टॉपिक को जब वो एक्सप्लेन करता है तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी देता है, छोटी एग्जाम्पल्स भी देता है, बड़ी एग्जाम्पल्स भी देता है, और फिर उसे एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन बहुत देता है। वो पहली बार आपको चाहिए होती हैं सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए। वंस आपने समझ ली तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप समझ चुके हैं बात को। अब बच्चों वाली एग्जाम्पल्स तो आपने दोबारा नहीं पढ़नी, तो उसे आप दोबारा रिवीजन के दौरान भी पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन बुलेट पॉइंट्स में तो आपने सारे क्रूशियल पॉइंट्स लिखे हैं सॉरी, लिहाजा बुलेट पॉइंट में आपने सिर्फ इंतहाई ज़रूरी चीज़ें लिखी हैं जो कि वाकई तो वर्थ रिवीजन है, तो आप उन्हें दोबारा पढ़ेंगे तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और टाइम भी कम लगेगा।
उसके बाद गो फॉर रिवीजन इन 2 स्टेप्स, डिटेल रिवीजन एंड फाइनल रिवीजन। तो आपने रिवीजन 2 स्टेप्स में करनी है, आपने डिटेल रिवीजन करनी है, उसके बाद आखिरी बार फाइनल रिवीजन भी करनी है। अब डिटेल रिवीजन कैसे करनी है और फाइनल कैसे करनी है ये मैं नीचे जाके ज़रा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रैक्टिस पास पेपर्स, ड्राफ्ट योर सॉल्यूशन इन फॉलोइंग ऑर्डर। पास पेपर, अब जब आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया, समझ लिया, काफ़ी हद तक ग्रिप में आ गया, अब आपने पास पेपर्स करने शुरू करने हैं। और इसमें भी आपने सारा सिलेबस ख़त्म करके शुरू नहीं करने। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। आपने जो ऊपर कंपोनेंट्स बनाए थे ना, हमने ये ऊपर, हम ये देखें, ये वाले जो कंपोनेंट्स बनाए थे, आपने इन कंपोनेंट्स के मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। वंस आपका पहला कंपोनेंट पूरा हो गया तो आपने इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। कर ली, फिर दूसरा कंपोनेंट पूरा किया, इसमें एक से ज़्यादा चैप्टर्स भी हो सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस की, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो जब आपने कंपोनेंट पूरा कर लिया तो आपने पास पेपर लेने हैं और उनमें से उस कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने हैं। वो टीचर आपको बता देंगे, कुछ आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि खुद से उनका आंसर लिख के तैयार करना है और फिर उनके टीचर को भी दिखाना है अगर पॉसिबल है तो, या जो सजेस्टेड आंसर है आई कैप के उनसे कंपेयर करना है। और आपने आइडिया लेना है कि आई कैप वाले ने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं आंसर में और आपने कौन से लिखे हैं, कौन से पॉइंट आप मिस कर गए जो कि आपने नहीं लिखे, या कौन से पॉइंट आपने गलत एक्सप्लेन किया। तो इससे आपकी जो क्वालिटी है आंसर की वो बेहतर होती जाएगी। आप 5-6 बार ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे फील होगा कि आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती जा रही है। अब आप जब क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे तो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आप जहन में रखेंगे। वो जो मेरा सजेस्टेड आंसर फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो सकता है कोई और टीचर आपको डिफरेंट फॉर्मेट बताए, लेकिन मेरे ख्याल में ये फॉर्मेट ये होना चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट है जनाब? एक्सप्लेन व्हाट द सिचुएशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम इज गिवन इन क्वेश्चन। आप पहले ये एक्सप्लेन करें इन राइटिंग कि वो जो सिचुएशन एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बताई जा रही है वो सिचुएशन है क्या। ठीक है, मतलब कि उसने क्वेश्चन में हुआ क्या है, सिर्फ आपने ये बताना है कि हुआ क्या है, सूरत हाल क्या है, वाकया क्या हुआ है, मसला क्या, मतलब हुआ क्या है, इवेंट्स क्या है। नंबर 2 पे आपने लिखना है व्हाट आर द क्वेश्चन इशू, व्हाट आर द क्वेश्चंस और इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। अब हमने वो सिचुएशन लिख दी कि वाकया ये हुआ है, इवेंट ये हुआ है। अब आपने लिखना है कि इस इवेंट में होने की वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी का ट्रक था, वो जा रहा था कहीं पे, उसमें केमिकल था, रास्ते में कहीं जा रहा था, एक नहर के ऊपर से गुजरा तो वो उलट गया और सीधा नहर में जा गिरा। अब वो केमिकल बड़ा खतरनाक था, वो नहर में गिरा तो नहर का सारा पानी पोल्यूटेड हो गया। अब ये पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि सिचुएशन क्या है कि जी आपका केमिकल था, बड़ा खतरनाक था और वो ट्रक उसे लेके जा रहा था और ट्रक नहर में गिर गया। बस ये सिचुएशन है, ये वाकया हुआ है। अब क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम क्या राइज हुई है, प्रॉब्लम ये राइज हुई है कि ट्रक के गिरने की वजह से नहर का पानी पोल्यूटेड हो गया और पोल्यूटेड होने की वजह से उस इलाके का जो डिप्टी कमिश्नर है वो आपको कह रहा है कि भाई आपकी वजह से नहर गंदी हुई है, इस नहर को साफ करने की सारी कॉस्ट आप बेयर करो। अब ये इशू अराइज हो गया है कि आपको कहा जा रहा है कि इसकी सारी कॉस्ट आप बेयर करो। तो इवेंट क्या था, ट्रक जा रहा था, नहर में गिर गया और खतरनाक केमिकल नहर में गिर गया। इसकी वजह से मसला क्या बना कि आपको कहा जा रहा है कि पानी की साफ करने की सारी कॉस्ट आप बेयर करें। अब नीचे लिखें व्हाट स्टैंडर्ड्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस प्रोवाइड सिमिलर सिचुएशंस। आप बताएं कि जो रेलिवेंट लॉ है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्या कहता है कि क्या उसके मुताबिक ये जो प्रॉब्लम है कि आपको कहा जा रहा है कि कॉस्ट आप बेयर करें, क्या वाकई आपको बेयर करनी चाहिए? लॉ में क्या लिखा है कि आप ही बेयर करेंगे? स्टैंडर्ड क्या कहता है अगर ऐसी गलती हो जाए तो क्या आप बेयर करेंगे? या कोई जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में या मुल्क में जनरली ऐसा अगर वाकया होता है तो गवर्नमेंट कैसे करवाती है ये, तो वो क्या है, मतलब प्रैक्टिस क्या चल रही है, वो सारा आप लिखेंगे कि इस वाक्य के नतीजे में जनरली जो लॉ ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है, या प्रैक्टिस ये चल रही है, ये बता देंगे। अब 3 चीज़ें आपने लिखनी। चौथा पैराग्राफ लिखेंगे कि बेस्ड ऑन 1 to 3 अबव के ऊपर तीनों जो चीज़ें आपने बयान की हैं इसके मुताबिक व्हाट इज़ योर एक्सपर्ट ओपिनियन। अब आप अपनी ओपिनियन दें कि इन तीनों की बुनियाद पे मेरा क्या ख्याल है। आप ये कहें कि ऑल्दो लॉ में ये लिखा है कि अगर ऐसा कोई ट्रक गिरेगा और वो जानबूझ के गिराया जाएगा तो वो कॉस्ट जो है जिस कंपनी का ट्रक है वो बेयर करेगी। लेकिन आप लिखें कि चूंकि मेरी राय ये है कि वर्ड यूज हुआ है जानबूझ के, लेकिन जिस कंपनी ने तो जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से गिर गया है, लिहाजा लॉ के मुताबिक ये कंपनी बाउंड नहीं है कि जनाब ये नहर के पानी को साफ करने की कॉस्ट पे करे। तो चौथे पॉइंट में आप अपना ओपिनियन दे देंगे। तो मैं इसे ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले आप अपने आंसर में बताएंगे कि मसला वाकया हुआ क्या,
आप एक्सप्लेन करते हैं कि काम मानते को समझाने के लिए कि जो पूरा जो सिनेरियो दे रहा है इसमें एक्चुअली एक समरी बना देंगे कि वाकया हुआ क्या है। दूसरे नंबर पर आप बताएंगे इस वाकये की वजह से मसला या क्वेश्चन क्या अराइज हुआ है जिसका जवाब देना पड़ रहा है हमें। और तीसरे नंबर पर बताएंगे लॉज या रेगुलेशन इसके बारे में क्या कहते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब लॉज या रेगुलेशन पे लिखा हुआ है। और चौथे नंबर पे बताएंगे कि इन तीनों की बेस पे मैं बीइंग एन ऑडिटर या बीइंग एन एक्सपर्ट मेरी क्या राय है कि इसमें मेरी इस काम को कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक हो गया बेटा? तो इस तरह आपने इसका सोल्यूशन तैयार करना है। अब ये जनरल गाइडलाइन नीचे लिखी हैं, ये आपको मैं एक आइडिया दे दूं कि जो ऊपर देखें मैंने जो आपसे सारा डिस्कस किया था ये समरी थी। इस समरी में देखें ये टोटल 15 पॉइंट्स थे। अब ये जो नीचे सारा पोर्शन है ये मैंने सिर्फ एक डिटेल तैयार की है और ये सारी समरी कवर कर चुकी है और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ऊपर कवर हो चुकी हैं। ठीक हो गया? ये देखिए जैसे जनरल गाइडलाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट को, एक जनरल सीए के सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे आपको सीए के सब्जेक्ट को टेकअप करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारे पॉइंट उसके हैं। फिर नीचे ये हेडिंग आ गई है सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो कैफ 9 है ये बेसिकली अप्लाइड नेचर का सब्जेक्ट है। ये मैंने नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है, ये ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि सीए की तैयारी कैसे करनी है, इसका पेपर की तैयारी कैसे करनी है, इसकी रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसकी पेपर की तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एटसेट्रा, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब इसके नीचे आ जाता है जनाब हाउ टू प्लान आंसर टू ए क्वेश्चन। ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपने जो क्वेश्चन बनाना है उसे 4 पोर्शन में उसका आंसर करना है, 4 उसे हिस्से बनाने हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और आखिर में मैंने आपको कहा था मैं रिवीजन का बताऊंगा, तो हाउ टू रिवाइज, तो हमने रिवीजन 2 स्टेजेस में करनी है। एक हम पहली रिवीजन करेंगे, उसमें मैं कहता हूँ डिटेल्ड रिवीजन, ये ज़रा तफसील से रिवाइज करेंगे। और उसके बाद में हम जो रिवाइज करेंगे वो है फाइनल रिवीजन। और फाइनल रिवीजन का मतलब क्या है कि पेपर से कुछ दिन पहले एक आखिरी नज़र डालेंगे पूरे सिलेबस पे। तो डिटेल रिवीजन कैसे करनी है इसे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। रिवाइज ऑल बुलेट पॉइंट्स यू ड्राफ्टेड ड्यूरिंग योर कोर्स और वर्क सेशन। ऊपर मैंने आपको बताया था कि पूरा जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपने बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं। तो डिटेल रिवीजन में आपने पूरी बुक हरगिज़ नहीं पढ़नी, आपने वो बुलेट पॉइंट दोबारा से एक बार पढ़ लेने हैं। एक दिन 4-6 घंटे में आप पूरे बुलेट पॉइंट पढ़ लेंगे, उन्हें पूरी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है? नंबर 2, चूज सिलेक्टिव क्वेश्चंस एंड रिव्यू देयर सॉल्यूशंस। आपने जब पहली बार सारा सिलेबस पढ़ा होगा तो आपने प्रैक्टिस भी की। जब आपने प्रैक्टिस की तो आपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर भी तैयार किए, जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि कैसे आंसर आपने तैयार करने हैं। अब जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो आपको खुद अंदाज़ा हुआ होगा कि बाज़ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बड़ी आसानी से समझ भी आ गए और आपने लिख भी लिया, उसमें कोई मसला ही नहीं हुआ आपको। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट से थे, कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई लेकिन समझ आ गए, और कुछ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, वो आपको बार बार समझनी पड़ी। अब वो आपने वहाँ लिख लेना है उनके साथ कि ये क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ मॉडरेट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं रिवीजन के दौरान, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपने, या सारे जितने डिफ़िकल्ट आपने मार्क किए तो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर तो आपको समझ जाना चाहिए। तो जो थे उन्हें आपने दोबारा निकालना है रिवीजन के दौरान एंड रिव्यू देयर सोल्यूशन या आंसर्स। उनका जो सोल्यूशंस या आंसर्स हैं उन्हें दोबारा रिव्यू करना है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि दोबारा उनका आंसर तैयार करें, दोबारा प्रैक्टिस करें, नहीं, उनका रिव्यू कर लें, उनका आंसर जहन में लाएं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। फिर जो आपने बनाया था उसे देख लें, एग्जामिनर के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं आई कैप के उन्हें पढ़ लें, और अगर आपको लगता है कि जो मेरे जहन में था वही यहाँ लिखा है तो इट्स इनफ, आपने रिव्यू कर लिया। माइंड इट यू हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। ठीक है? यू हैव नॉट टू सॉल्व, मैं कर देता हूँ, यू हैव नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल टुगेदर बट ओनली हैव टू रिव्यू। आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको रिव्यू करना है सॉल्यूशंस या आंसर्स को। However, some very few questions you think are difficult, you may undertake to solve them altogether. ठीक है? लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिवीजन के दौरान भी आपको बहुत ही तंग करेंगे, तो फिर उन्हें आपने नहीं छोड़ना, उनका आपने दोबारा से आंसर ड्राफ्ट करना है, अपनी पूरी प्रैक्टिस करनी है, उन्हें ग्रिप में लेने की कोशिश करनी है। सो इन ए नटशेल, ज़्यादातर क्वेश्चन को आपने सिर्फ रिव्यू करना है। बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं जो अभी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, रिवीजन में भी बहुत तंग कर रहे हैं, उनका आपने दोबारा से सोल्यूशन
या आंसर तैयार करना है और उसे उस पर अपनी ग्रिप मजबूत करनी है. If during the process of detailed revision you observe some areas that you missed, आप रिवीजन के दौरान आपको लगता है कि ओहो ये एरिया तो मैंने तैयार ही नहीं किया, मैं भूल गया या मैं इसे अप्लाई नहीं कर सका, मैं इसे अप्लाई नहीं कर सका या सोच नहीं सका, समझ नहीं सका, मिस हो गया मुझसे, तो आप जो मिसिंग एरियाज हैं वो आपने फ़ौरन टीचर से डिस्कस करने हैं, किताब में ढूंढने हैं. बुलेट पॉइंट आपने हो सकता है ना ही बनाया हो क्योंकि आपने उसे मिस किया हुआ है, तो आपने उसे जल्दी से जो एरिया मिस हो गए हैं उन्हें कवर करना है. और होपफुली एरिया बहुत ही कम होंगे, लेकिन जितने होंगे आपने उन्हें फिर कवर करने की कोशिश करनी है. और वेयर यू नीड फर्दर प्रैक्टिस और क्लैरिफिकेशन, या तो एरिया मिस हो गए या आपको लगता है कि यहाँ मजीद प्रैक्टिस और क्लैरिफिकेशन चाहिए, अंडरटेक इट एंड कॉन्टेक्ट योर टीचर एंड कलीग. जो अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर या कलीग से कॉन्टेक्ट करें और उन्हें समझ के उन पर भी ग्रिप करने की कोशिश करें. यू वुड अंडरटेक डिटेल्ड रिवीजन ड्यूरिंग लास्ट मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप कम से कम 1 महीना स्पेयर रखें डिटेल रिवीजन के लिए. और वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपके सितंबर में पेपर शुरू हो रहे हैं तो आप अगस्त का पूरा महीना रिवीजन के लिए स्पेयर रखें. अगस्त के पूरे महीने में आपने रिवीजन करनी है. ठीक हो गया. तो अगर आप अगस्त का पूरा महीना रिवीजन कर रहे हैं तो आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, तो जितना मैंने कहा है इससे ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं. जैसे मैंने कहा था सिलेक्टिव क्वेश्चन लें, आप सिलेक्टिव क्वेश्चन ना लें, आप सारे क्वेश्चन ले लें और जो आसान क्वेश्चन हैं उन्हें सिर्फ रिव्यू कर लें, जो थोड़ा मॉडरेट हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें और जो ज़रा डिफ़िकल्ट हैं उनकी बाकायदा दोबारा से प्रैक्टिस भी कर लें, फिर मिसिंग चीज़ों को देख लें और इस तरह से कर लें. ये सब कुछ कर लिया. अब आपका अगस्त पूरा हो गया, सितंबर शुरू हो गया, से कि 7 सितंबर को पेपर है, तो 1 से लेके 6 सितंबर तक 6 दिन जो हैं ये आपकी फाइनल रिवीजन के होने चाहिए. 6 दिन में आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आपने बहुत पढ़ लिया है, अब आपने सिर्फ उसे फाइनल टच देना है. तो जस्ट 3 to 6 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेट गो थ्रू द बुलेट पॉइंट्स अगेन. ठीक है, ओनली बुलेट पॉइंट्स, कुछ और नहीं देखना, एंड नथिंग एल्स. If based on your revision you think some concept is skipping of your mind, अभी भी आपको लगता है कि बुलेट पॉइंट पढ़ते हुए आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके ज़हन से मिस हो रही हैं, नहीं याद आ रही, तो जस्ट जाकर उन चीज़ों को दोबारा पढ़ लें और उन्हें रिटेन करने की कोशिश कर लें. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बुलेट पॉइंट्स पढ़ने हैं. कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं, मिस हो रही हैं या कंफ्यूज कर रही हैं तो उन्हें जाके एक बार फिर देख लेना और टीचर से या अपने कोलीग से डिस्कस कर लेना है जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो. ब्रिंग एनी कॉन्सेप्ट टू योर माइंड. अब आपने ये कर लिया, अब आपने सिंपली ये करना है कि आप बाज़ार चले गए हैं, आप दोस्तों के साथ गपशप करने चले गए हैं, आप खाना खा रहे हैं, जब आप थोड़ा सा टाइम मिला तो बैठे बैठे वैसे ही अपने आप को रिमाइंड करें कि यार वो ऑडिट में एक कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी का, उसकी डेफिनेशन क्या है. अपने आप से सवाल करें और खुद जवाब दें अपने आप को. अगर तो आपको डेफिनेशन याद है तो आपको एकदम से ऐसी बड़ा प्लेजेंट फीलिंग होगी, यार ये तो मुझे याद है, बड़ी अच्छी बात है, मेरी तो तैयारी है. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके जहन में ना आए या आपको एग्जैक्टली याद ना आ रही हो, तो जब भी घर वापस आएँ या अगर आपके मोबाइल में वो डाटा मटेरियल या स्टडी टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो फ़ौरन उसे खोलें, मटेरियलिटी की डेफिनेशन खोलें, उसे पढ़ लें. अब जब आपको भूली थी और आपने कोशिश की थी और याद नहीं आई और अब आपने पढ़ ली, तो आप एग्जैक्टली उस वर्ड को पिक करेंगे कि जो आपको भूल रहा था. और वंस आपने उसे इस तरह से पिक किया तो ये लफ्ज़ कभी भी आपके जहन से नहीं निकलेगा. तो इन दिनों में आप ये करें कि चलते फिरते एकदम से कॉन्सेप्ट जहन में लेके आएँ और फिर अपने आप से सवाल करें, अपने आप को जवाब दें. अगर आप अपने आप को जवाब देने की पोजीशन में हैं तो माशाल्लाह इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है. लेकिन अगर आपको भूल रहा है तो फ़ौरन वहाँ वापस जाएँ उस चीज़ पे. उसी वक्त अगर आपको मौका मिलता है उसी वक्त जाएँ या घर वापस आके किताब खोलें और उस पे वापस जाएँ और उसे दोबारा से पढ़ के सोचें कि मैं कौन सी चीज़ मिस कर रहा था और उसे रिटेन करें. तो बस ये आपने करना है, ये आपका स्टाइल है प्रैक्टिस का और रिवीजन का. सॉरी. और एक आखिरी चीज़ जाने से पहले मैं आपको शेयर कर दूं, वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी शुरू में, मैं अब 3 चीज़ों को रिलेट करने लगा. जी, मैंने कहा था गो थ्रू द सिलेबस, टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ स्टडी टेक्स्ट एंड आई कैप सिलेबस. ठीक है, आई कैप सिलेबस और गो थ्रू द सिलेबस वो एक ही बात है, मैंने 2 बार लिख दी है. आपने आई कैप ने जो सिलेबस दिया है उसे एक नज़र देखना है, फिर आपके स्टडी टेक्स्ट का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसे एक नज़र देखना है. और एक तीसरी चीज़ है जो आपने इसके साथ अटैच करनी है. पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि सिलेबस कौन सा है और आई कैप का जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है. ये सिलेबस है आई कैप का, ये देखें कैप 9
ये उसने लिखा है, ये लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम लिखा है, ये उसने ग्रिड तो छोड़े अभी, ये उसने लिखा है सिलेबस रेफरेंस 1 2 3 जनरल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें 1 2 3 पॉइंट्स आते हैं। आगे लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.1.1 एटसेट्रा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम या ऑब्जेक्टिव, ये उसने बहुत डिटेल से लिख दिया है। आपने इस पर रिसर्च नहीं करना शुरू कर देनी, ये उसने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग लिखी हैं। तो ये उसने सिर्फ आपको बताया कि आपके सिलेबस में मान्यूटली से मान्यूट कौन सी चीज़ है, तो इसे हमने पढ़ना ज़रूर है, लेकिन बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना और कंफ्यूज नहीं होना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये उसने मेजर पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में आपको मेजर एरियाज कवर करने हैं, ये वाले, इन्हें आपने एक नज़र देखना है। तो ये देखें कितने हैं, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 पेजेस पे उसने सिलेबस लिखा है। लेकिन एक और चीज़ नोट करें आप कि इन सेक्शन में देखें बहुत थोड़ी चीज़ें लिखी हैं, ज़्यादा जो डिटेल बनी है वो इनकी वजह से बनी है। तो आपने इन्हें पढ़ना ज़रूर है कि आपको आइडिया हो कि जनाब आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली आपका कंसर्न इन एरियाज़ पे, आपने ये एरिया कवर करने हैं। और ये एरिया यहाँ तो उसने सिलेबस में लिख दिए हैं, ठीक हो गया, लेकिन ये एरिया उसने कवर किए हैं आपके स्टडी टेक्स्ट। अब स्टडी टेक्स्ट में कौन सा एरिया कहाँ पे है ये आपको आइडिया होगा। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट है आपके स्टडी टेक्स्ट का, ये सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट है जो शुरू में होता है। और ये देखें आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स। इसका मतलब है कि ये वाले जो 11 पेजेस हैं सिलेबस के, ये उसने 15 चैप्टर्स में कवर किए हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो एरियाज हैं ये वाले, ये किसी ना किसी चैप्टर में कवर्ड हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एरिया इनमें से किस चैप्टर में है। एक तो ये चीज़ आपने ग्रेड बनानी है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको यहाँ पे चीज़ बताई थी एक, मैं अभी यहाँ ओपन करता हूँ अपनी फाइल। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ब्रॉडली आप अपने सब्जेक्ट को 5 एरिया में तकसीम करेंगे। कौन से थे ये, इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनलाइजेशन और रिव्यू। मैंने कहा था ये में 5 मेजर एरियाज हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, और ये लॉजिकल ऑर्डर में एरियाज हैं, आपने इस ऑर्डर में पढ़ना है। इसका मतलब है कि ये 5 एरियाज कौन कवर करता है, ये 15 चैप्टर कवर करते हैं। तो इसका मतलब इनमें से हर एरिया एक या एक से ज़्यादा चैप्टर कवर करेगा, और यही एरिया जो हमने कवर करने हैं, इस एरिया के बारे में सिलेबस कौन सा है, जो छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़नी है वो ये सब है। तो इसका मतलब है आपने इसे टेबल ऑफ कंटेंट को और ये जो मैंने एरियाज डिफाइन किए हैं आपस में रिलेट कर दें, ताकि आपके सामने बड़ी क्लियर पिक्चर बन जाए कि ये मैंने तो इन 5 के हिसाब से चलना है। ये 5 मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में कहाँ कहाँ पे हैं, और ये जो मेरे सिलेबस है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया है, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली जो उसने स्टडी टेक्स्ट बनाया है वो इसने ये सिलेबस के हिसाब से ही बनाया है, लिहाजा आपको सिलेबस में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इस पर रिलाई कर सकते हो। अब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चूँकि आपने तो प्लान ये किया है ना कि आप इस हिसाब से चलेंगे, आपने इस ऑर्डर में चलना है, तो आप इन 5 को रिलेट करें कि ये पाँचों आपके सिलेबस के चैप्टर्स में कहाँ कहाँ कवर हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब ये मैं एक आपको एग्जांपल के लिए ग्रिड बनाई है, ये आपको समझाने के लिए, और आपने इस तरह से बना लेनी है, लंबा काम नहीं है, 1-2 दिन का काम है। अब ये देखें, ये सारे मैंने यहाँ से लेके ये 15 चैप्टर लिख लिए, ये वही वाले हैं जो ये देखें आपने ये लिखे हुए आपके स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर्स हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। और ये मैंने देखें 5 एरियाज वही वाले जो कि मैंने सोचा कि मैं इस 5 एरियाज के हिसाब से चलूँगा। अब आपने जब सारा सिलेबस पढ़ा, आपने ये चैप्टर्स पढ़े, टीचर से थोड़ा सा डिस्कस किया, तो आपको खुद ब खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा, या टीचर भी आपको असिस्ट कर देगा। आप इनके सामने लिख दें कि चैप्टर नंबर 1 में ये जो एरिया है इंट्रोडक्शन वाला, ये कौन से चैप्टर में है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में भी ऑब्टेनिंग एंगेजमेंट में भी काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट और कोड ऑफ एथिक्स ही कवर होता है, तो मैंने दोनों के सामने लिख दिया कि ये मेरा एरिया 1 कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है, और मैंने जो तीसरी स्टेज बनाई थी अपने लिए वो ये देखें, यहाँ प्लानिंग ही बनाई थी, ठीक है, ये तो नहीं है, मैंने प्लानिंग बनाई थी, तो ये मैंने लिख दिया प्लानिंग। चौथी मेरी स्टेज थी एग्जीक्यूशन, तो चैप्टर नंबर 4 मेरी एग्जीक्यूशन को कवर करता है, चैप्टर नंबर 5 और 6 प्लानिंग को करते हैं, चैप्टर 7 से लेके तकरीबन
12 तक ये करते हैं, मेरी एग्जीक्यूशन को कवर करते हैं। और चैप्टर नंबर 13 देखें, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये देखें पॉइंट नंबर 1 मैंने उसमें यही लिखा था ना कि ये मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, तो ये पॉइंट नंबर 1 को कवर करता है। ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग मेरा चैप्टर जो कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बनाया था, ये वाला, ये देखें फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, ये वाला। तो ये नाम से ही जाहिर है इस चैप्टर से कि ये चैप्टर फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग को कवर कर रहा है, तो मैंने वो लिख लिया। और आखिर में स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो ये मैंने यहाँ पे जो अपना बनाया था, ये वाला रिव्यू एंगेजमेंट का 5वां एक मैंने कंपोनेंट बनाया था। तो मेरा ये जो चैप्टर है ये कवर करता है। मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि मेरे स्टडी टेक्स्ट का कौन सा चैप्टर मेरी जो प्लानिंग है उससे मैच करता है। अब जब मैंने सबसे पहले पहला करना है तो इसका मतलब है मुझे ये पॉइंट नंबर 1 कवर करना है सबसे पहले, ये वाला जो मैंने प्लान किया है। तो इसका मतलब मुझे चैप्टर नंबर सबसे पहले 1 पढ़ना है, इसमें पॉइंट 1 कवर होता है, इसमें भी पॉइंट 1 कवर होता है। मुझे चैप्टर 2 पढ़ना है, इसके नीचे देखें, इसके नीचे चैप्टर नंबर 30 में पॉइंट 1 कवर होता है, तो मुझे चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। तो मैंने अपनी प्लानिंग कर ली कि मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, फिर मैंने 2 पढ़ना है, फिर मैंने 13 पढ़ना है। मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने कहा जी आगे फिर प्लानिंग आती है। सबसे पहले प्लानिंग ही की जाती है ऑडिट में। अब मैंने प्लानिंग पढ़नी है, तो प्लानिंग कौन से चैप्टर में है? 3rd में है, ये देखें 3rd में है, 5th में है, 6th में है, 3 चैप्टर्स में है। तो इसका मतलब है अब मैंने जो प्लानिंग कवर करनी है तो चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 में पहले पढ़ूंगा, और जो मैं पढ़ता जाऊंगा उसे मैं टिक करता जाऊंगा। तो मैं इस ऑर्डर में चलूंगा, मैं तैयारी इस ऑर्डर में करूंगा। लेकिन यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरे ऑर्डर के हिसाब से मुझे कौन कौन से चैप्टर किस तरतीब से पढ़ने हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लिया। और एक आखिरी चीज़ है, ये आई कैप का जो सिलेबस है इसमें यहाँ पे एक चीज़ है ग्रिड। ग्रिड आपको ये बताती है कि आपके सिलेबस का कौन सा एरिया कितने मार्क्स रिटेन करता है, कौन से एरिया में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब मैं कभी इस हक में नहीं रहा और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ये देख के तैयारी करें कि किस एरिया से कितने मार्क्स आते हैं। आप ज़हन में रखें कि आपने 100% तैयारी करनी है। आपने मैक्सिमम पॉसिबल हद तक अपने नॉलेज को अपडेट करना है, चाहे वो एरिया लेस इंपॉर्टेंट है चाहे वो इम्पॉर्टेंट है। आपके पास हर एरिया का नॉलेज है, होना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि चूँकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और सिलेबस बड़ा है, तो आपने ये ज़रूर प्लान करना है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उन पे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, और जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनमें टाइम ज़रूर दूंगा लेकिन कम दूंगा। अब ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ से पता चलेगा। ये देखें, आपको उसने ग्रेड दे दी है, ठीक है। ग्रेड में वो बता रहा है जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, इसमें से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग 25 से 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिक एरियाज 20 से 25 नंबर का आएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड 10 से 15 नंबर का, और प्रोफेशनल एथिक्स इससे। अब मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मैंने तैयारी की है, ये कि मैंने तो ये 5 एरिया डिफाइन किए हैं अपने लिए, मैं इस तरतीब से चलूँगा। और इन 5 एरियाज को मैंने रिलेट किससे कर दिया है बच्चे? ये मैंने ये रिलेट कर दिया है चैप्टर से, जो स्टडी टेक के चैप्टर हैं। तो ये तो रिलेट कर दिया, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये जो ग्रिड में बात कर रहा हूँ कि ये जो 5 एरियाज हैं, 1 2 3 4 5, और इनके इतने इतने मार्क्स हैं, ये मैंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ आके ये देखें, ये एरियाज मैंने लिख दिए कि किसके कितने मार्क हैं, और इसके सामने यहाँ एक तीसरा कॉलम भी बनाना है इस जगह पे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तीसरा कॉलम बनाना है। और हर चैप्टर के सामने आपने लिखना है कि ये जो ग्रिड में एरियाज हैं नंबर्स के हिसाब से, ये कौन से चैप्टर में कवर होते हैं। तो पहला एरिया क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। ये जब आपने ये सारी वर्किंग कर ली होगी तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 में भी है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर 2 में कवर हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट परफॉर्मेंस क्या है? ये एग्जीक्यूशन जो मैंने लिखा था, ये परफॉर्मेंस ही है ना। प्लानिंग भी तो परफॉर्मेंस का पार्ट है। ऑडिट को शुरू करना है, परफॉर्म करना है, तो प्लानिंग तो करनी है। तो यहाँ से ये एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारे कौन से हैं? ये आपके हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। और देखो यहाँ इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। ये फिर कौन सा हो गया? ये सबसे पहले वाला हो गया, ये जनरल कॉन्सेप्ट्स वाला चक्कर हो गया, ठीक हो गया। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट्स वाला हो गया। इसी तरह ऑडिट फाइनलाइजेशन, ये भी परफॉर्मेंस हो गई, तो ऑडिट फाइनल करना है। और आखिर में इंटरनेशनल रिव्यू एंगेजमेंट, ये बिल्कुल अलग चीज़ है।
इसे आप अलग रखें। तो अब आपने इसे रिलेट कर दिया इसके साथ। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरे कौन से चैप्टर में तकरीबन कौन सी चीज कवर हो रही है और तकरीबन कितने नंबर कवर हो रहे हैं। इससे आपको रेलिवेंट इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाएगा, चैप्टर वाइज भी, और आपने ये जो खुद अपने 5 कंपोनेंट बनाए उस वाइज भी और सिलेबस वाइज भी, क्योंकि आपने सब चीज़ों को मुनासिब हद तक आपस में रिलेट कर दिया है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आ रही है स्पेसिफिक एरियाज, ये वाले। अब ये देखें, मुझे ना चैप्टर में कहीं स्पेसिफिक एरिया का वर्ड नजर आ रहा है, ना मेरी प्लानिंग में आ रहा है। तो ये एक अलग चीज़ है, ये आपको टीचर भी बताएगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलायंस ऑन अदर्स। ये स्पेसिफिक एरियाज हैं, मतलब ये वो एरियाज हैं जिन पे खास तवज्जो देनी पड़ती है। ये बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, इन पे आपको खास टेक्निक चाहिए होती है ऑडिट करने के लिए। तो इसे उसने खास इंपॉर्टेंस दी है, और इसमें से वो कहता है कि मैंने इन 2 चैप्टर्स में से अलग से नंबर आपको क्वेश्चन पूछूंगा, नंबर दूंगा। वो कितने नंबर है? 20 से 25, या दूसरे अल्फाज में तकरीबन, सिर्फ ये 2 चैप्टर तो नहीं है लेकिन ज्यादा यही है। वो कह रहा है कि मैं इन 2 चैप्टर में से तकरीबन 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है। ये परफॉर्मेंस में तो नहीं आते, मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने परफॉर्मेंस में लिखा था, मैं जस्ट स्पेसिफिक एरियाज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के सामने लिख दिया स्पेसिफिक एरियाज। ठीक हो गया, तो मैंने ये स्पेसिफिक एरियाज लिख दिया। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया स्पेसिफिक एरियाज। तो इस तरह से आपने अपनी इसे भी रिलेट कर लिया। अब इससे आपको क्या अंदाज़ा होगा? इससे आपको सिंपली अंदाज़ा होगा कि मेरा कौन सा चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो एग्जाम के मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको जस्ट ये आइडिया, ये इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने। इसका मतलब सिंपली ये है कि मैंने कौन से चैप्टर्स को बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है और कौन से चैप्टर्स को थोड़ा कम टाइम देना है। तो ये ग्रिड आप बना लेंगे, टीचर भी आपको असिस्ट करेगा, ये बन जाएगी। बस ये सारी बन गई, आपने ये 3-4 दिन लगा के ये सारा काम कर लिया, तो इसका मतलब है अब आप बहुत क्लियर हैं, बड़ी क्लैरिटी से आपको पता है कि मैंने क्या पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम कैसे देना है। इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें जितनी तौफीक दिया हमने उतना काम कर लिया है, और इससे ज़्यादा आपने ना काम करना है ना करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू वुड बी कन्फ्यूज्ड और बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा आज का सेशन था। आई होप कि आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है, कोई कमी कोताही है, मुझसे कोई गलती हुई है या मैं समझा नहीं पाया, तो फॉर दैट आई एम सॉरी। और मैं अवेलेबल हूँ। आप सीए ब्रांड्स पाकिस्तान पे अगर फ्यूचर में भी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ। आप अरसलान से रब्ता कर सकते हैं, और अगर अरसलान आउटवर्ड मुझसे आपका कॉन्टेक्ट करवा देगा। आपकी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अगर आपकी कोई हेल्प हो सकती है तो बीइंग अ टीचर it is my duty, I feel it to be my duty, I did feel it to be a prestige, to be of service of my students. तो बेटा यहाँ पे मैं अपना सेशन ख़त्म करता हूँ। हैव ए वेरी नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह के भरोसे पे काम शुरू करें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो बच्चों, अल्लाह हाफिज़ फॉर फ्यूचर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।